हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम विनीता वर्मा फ्रॉम टारगेट टीजीटी होम साइंस। आइए हम आज अपनी क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हमने अपनी पहली वीडियो में टेक्सटाइल की पढ़ा था। फाइबर का जो है क्लासिफिकेशन देखे थे। अब आज उसके बाद उसमें हमने वनस्पति जगत से कपास के बारे में जाना था। अब आइए हम अगला अपना रेशा पढ़ते हैं, लिनन। देखिए, लिनन का यहाँ पर चित्र भी बना हुआ है। हम जानते हैं लिनन के बारे में। ये हमारा लिनन, यह रेशा, ये जो रेशा है ये फ्लैक्स के पौधे जो होते हैं उसके तने से प्राप्त होता है। सन उन सभी प्रदेशों में उत्पन्न होता है जहाँ की जलवायु शीतोष्ण होती है और जिनमें पर्याप्त नमी पाई जाती है। रूस के बाल्टिक प्रांत में तथा जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, उत्तरी आयरलैंड, मध्य एशिया और अमेरिका के कुछ भागों में सन के पौधे बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में मिलते हैं। फिर उसके बाद ये देखिए, हमारा लिनन का पौधा बना हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। लिनन का जो भी पेड़ है, देखिए इसकी लंबाई देखने से ही पता चल रही है कि कितनी ज़्यादा इसकी लंबाई है। देखिए, और ये लिनन भी, इस पौधे की उपज जो है वार्षिक होती है। इस पौधे की अधिकतम ऊंचाई 40 इंच से 60 इंच तक होती है। पौधे का तना बेलनाकार तथा सीधा होता है। इसके फूल पीले तथा नीले रंग के होते हैं। जब जड़ के पास पौधे का रंग पीला पड़ जाता है और बीज हरे रंग से पीले भूरे रंग में बदल जाते हैं, तब पौधे को जड़ सहित उखाड़ लिया जाता है। पौधे को जड़ सहित उखाड़ने से लंबे तथा बिना टूटे हुए रेशे प्राप्त होते हैं, इसलिए यह स्टेपल रेशों के वर्ग में आता है। कल ही हमने बताया था कि वनस्पति जगत में सिर्फ जो है हमारा वनस्पति, क्या कह सकते हैं कि जितना भी प्राकृतिक में जो भी हमारा आता है जानतो जगत से या प्राणी जगत से, उसमें रेशम सिर्फ हमारा फिलामेंट है। उसके अलावा और सारे स्टेपल में आते हैं। और ये रेशे पौधे की ऊपरी छाल या परत के नीचे तने के रूप में लिपटे रहते हैं। ये रेशे पेक्टिन, मोम तथा गोंद आदि पदार्थों से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इन रेशों को तने से निकालने के लिए विशेष प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाती है, जिसका वर्णन आगे किया गया है। हम देख लेते हैं आगे। देखिए, आगे जब अपना हम पढ़ेंगे लिनन के बारे में पूर्ण, और जैसे पिछली वीडियो में हमने, आप जो है हमारी पूरी वीडियो में जाएंगे तो लिनन के बारे में पूरा आपको वर्णन मिल जाएगा, जो है कि इसकी भौतिक संगठन क्या है और इसके रासायनिक संगठन क्या है या विशेषताएं क्या हैं, और कैसे क्या पूरा जो है लिनन के बारे में आपको मिलेगा। अभी तो सिर्फ हम सारे फाइबर देख रहे हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें हमारा अगला है कापोक। यह भी एक प्रकार के वृक्ष के फल के रूप में पाया जाता है। इसके वृक्ष भारत तथा वेस्ट इंडीज में पाए जाते हैं। इसके बीज के चारों ओर रेशा कपास के समान ही लिपटा होता है। इसका रेशा कपास के रेशे से उत्तम तथा रेशम के अनुरूप होता है। यह कताई के लिए उपयुक्त नहीं होता क्योंकि इसमें प्राकृतिक ऐंठन नहीं होती। इसका रेशा कपास के समान नहीं निकाला जा सकता, किंतु यह जीवन सुरक्षा, पेटी, चटाई आदि के लिए अधिक ही उपयोगी है। यह गीला होने पर शीघ्रता से सूख जाता है तथा नमी अवरोधक होता है। यह ऐसे पदार्थों के लिए अधिक उपयुक्त होता है जिसका निरंतर प्रयोग नमी में करना पड़ता है। अक्षुरी यंत्र पर देखने से कपोक तथा कपास का अंतर सरलता से स्पष्ट हो जाएगा। यह पीली वृत्ताकार नली जिसके द्वारा दीवारें बहुत पतली हों के समान दिखाई देता है। फिर देखिए, इसके बाद हमारा अगला है रेशा वनस्पति जगत में जूट। हम जूट के बारे में देख लेते हैं। कपास के उपरांत जूट ही ऐसा हमारा रेशा है जिसका सर्वाधिक प्रयोग वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में किया जाता है। इस पौधे का भारतीय नाम या भारतीय शब्द टाट से लिया गया है, जिसका तात्पर्य उलझा हुआ होता है। संभवतः इसका संकेत रेशे के असमान रेशों से है जो एक दूसरे से शीघ्रता से मिश्रित हो जाते हैं। भारत में इस रेशे का प्रयोग अत्यंत प्राचीन काल से हस्तोद्योग के क्षेत्र में किया जा रहा है। संस्कृत के प्राचीन पुस्तकों में टाट या जूट के पौधे को घर पर प्रिय पौधा बताया गया है। जूट ऐसे किसी भी देश में उत्पन्न किया जा सकता है जिससे पर्याप्त मात्रा में उष्णता तथा नमी हो। पाकिस्तान तथा भारत में जूट सबसे अधिक उत्पन्न होता है। भारत में कपास की मिलों की अपेक्षा जूट की मिलें अधिक संख्या में पाई जाती हैं। जूट का पौधा 5 फुट से लेकर
12 फुट तक ऊंचा होता है। इसका तना उंगली से के बराबर भी मोटा बेलनाकार होता है। इसकी ऊपरी सिरे के अतिरिक्त इसमें कोई ढाल नहीं होती है। जब इसके पौधे फूल मुरझाने लगते हैं तब इसकी फसल काटने के योग्य हो जाती है। यदि इससे पहले पौधे को काट लिया गया तो उसका तंतु क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाता है। तंतु कोषों के समूह से निर्मित होता है जिसकी सीमाएं बहुभुज से स्पष्ट रूप से बटी होती हैं। उत्तम श्रेणी का जूट पीले रंग का होता है तथा इसकी चमक रेशम के समान होती है। यह छूने में चिकना तथा कोमल होता है। जूट का तंतु सन या हेम्प की तुलना में कम मजबूत होता है। सूखे वातावरण में इसके अंदर 6% से अधिक नमी नहीं होती, किंतु आर्द्र वातावरण में इसमें 13% तक की नमी पाई जाती है। अधिकतर जूट का प्रयोग हम किस में करते हैं, इतना तो जो है जान ही रहे कि जैसे कि बड़े बड़े बोरे बनाए जाते हैं जिसमें क्या हम कह सकते हैं कि जैसे जो थोक में मार्केट में बिकते हैं, अनाज, शक्कर, कॉफ़ी भरने वाले, कपास, ऊन की गांठें बांधने के प्रयोग में ये लाया जाता है। फिर देखिए इसी के बाद हमारा वनस्पति जगत में अगला रेशा है हेम्प। तो ये हेम्प देख लेते हैं। वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में हेम्प का प्रयोग भी उसी समय से प्रारंभ हो गया जब से सन का प्रयोग हुआ। प्रारंभ हुआ उसी के साथ ही हम इसको भी प्रयोग में लाने लगे, किंतु इसमें सन के समान श्रेष्ठ गुण न होने के कारण वस्त्रोद्योग में लिनन के समक्ष जो है ये नहीं टिक सका। इसका प्रयोग गलीचा, रस्से, जूते के तले और कागज़ बनाने में किया जाता है। मुख्यतः हेम्प की पैदावार फिलीपाइन, चीन, मैक्सिको, रूस, वेस्ट इंडीज़ तथा भारत में होती है। मनीला में होने वाला हेम्प सफ़ेद रंग का पाया जाता है। भारत में हेम्प फसल तथा बाड़ पौधों के रूप में उत्पन्न किया जाता है। यह अधिकतर तमिलनाडु, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में उत्पन्न किया जाता है। इसका रेशा चमकदार होता है तथा अक्षोणीय यंत्र से, या हम कह सकते हैं सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने पर सन के समान जोड़ दिखाई देते हैं। इसमें जगह जगह पर मतलब गांठ टाइप में रहती है, किंतु इसका मध्यम की नली, इसका जो बीच की वो नली होती है वो थोड़ा सा चौड़ी होती है। फिर इसके बाद देखिए हमारा अगला रेशा है सन। तो आइए हम जान लेते हैं सन के बारे में। सन के रेशे सन के पौधे से प्राप्त होते हैं। पौधे में फूल आने के पश्चात इन्हें काटकर गलने के लिए छोड़ दिया जाता है। वह जूट के पौधे के समान ही गलकर इनके तने से रेशे प्राप्त किए जाते हैं। इसके रेशे चमकदार, मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं, परंतु मोटे, रुक्ष व खुरदरे होते हैं। इनका तनाव सामर्थ्य भी अधिक होता है। रेशे हल्के रंग के होते हैं, इसलिए इन्हें गहरे व चमकदार रंगों में रंगा जाता है। इसके रेशों से वस्त्र नहीं बनाए जा सकते क्योंकि इनमें वस्त्रोपयोगी अनिवार्य गुणों का सख्त अभाव होता है। यानी कि कह सकते हैं कि इसमें भी जो है अभाव होता है, ट्विस्ट का भी, और भी जो भी चीज़ें हैं वो वस्त्रों के लिए जो चाहिए वो इसमें नहीं, इसलिए इससे वस्त्र नहीं बनाए जाते। परंतु गलीचे, कालीन, पावदान एवं सुतली ऐसी चीज़ें बहुतायत तैयार होती हैं। कागज़ उद्योग व मछली के जाल बनाने में भी इन रेशों का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में करते हैं। सन का उत्पादन एशिया के दक्षिणी भाग वाले देशों में अधिक होता है। भारत में भी इसका जो है उत्पादन 2 फसलों में, एक जैसे देख लेते हैं हम भदई सन, और जो है ये कब से कब तक होता है तो अक्टूबर से नवंबर में, और दूसरा रबी। और वैसे भी देखिए रबी की फसल भी मई जून में, तो उसी से हम जोड़ लें कि रबी यानी कि सन जो होता है ये मई जून में उत्पन्न किया जाता है। इस तरह से हम सन के बारे में जान लिए हैं। फिर अगला हमारा वानस्पतिक रेशा है रेमी। देखिए रेमी के बारे में देख लेते हैं। रेमी ये रेशे नटल, वैसे भी हाईलाइट जितना है हो सकता है उतना मैंने बुक में या अपने नोट्स में पहले ही कर लिया है, उसको आप ध्यान देते रहिएगा। रेमी जो है नटल के पौधे व तने से प्राप्त किया जाता है। इसके रेशे अधिक चमकदार, मजबूत व टिकाऊ होते हैं, और इनका उपयोग देखिए हम रेमी जो होता है कहाँ कहाँ करते हैं, तो ये मेजपोश, नेकपिन, ट्रे क्लॉथ यानी कि ट्रे पर जो कपड़ा बिछाया था आदि में हम इसका प्रयोग करते हैं। रेमी की आर्द्रता और शोषण क्षमता लिनन एवं कपास से भी अधिक होती है। देखिए ये पॉइंट करने वाला जो है मतलब इस तरह से प्रश्न बन गया कि किसमें जो है कपास से ज़्यादा या लिनन से ज़्यादा अवशोषक क्षमता होती है, तो किस में होती, वो रेमी में होती है। यह शीघ्रता से सूखता भी है, या भीगने पर कपास से अधिक शक्तिशाली हो जाता है। फिर देख लेते हैं आगे, हम देखते हैं रेमी का उत्पादन भारत व चीन में होता है।
चीन में इसे चाइना ग्रास या रेह के नाम से जाना जाता है। रेसे फफूंद से प्रभावित नहीं होते, यानी कि फफूंद इसमें नहीं लगती है। फिर देखिए आगे, माइक्रोस्कोप से देखने पर इसके रेसे गांठे नुमा दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद आइए, हमारा अगला रेसा है कोयार। कोयार के बारे में जानते हैं। यह हमको नारियल की छाल से प्राप्त होता है। रेसे 10 इंच तक इसके लंबे होते हैं। नारियल को पानी में डालकर रेसे को अलग करके व कंघी करके सुखाते हैं। इसके रेसे मजबूत व टिकाऊ होते हैं, परंतु अत्यंत ही कड़े व रुक्ष व खुरदरे टाइप के होते हैं, अतः इनका प्रयोग भी अत्यंत ही सीमित होता है। वस्त्रोत्पादन तो बिल्कुल किया ही नहीं जाता है। अन्य चीज़ें हैं जैसे कार्डेट हो गया, चटाई, पावदान, दरियाँ, ब्रूस, गलीचे आदि बनाने में इनका प्रयोग हम करते हैं। इसके रेसे गद्दियों व सीटों में भरने के भी काम आते हैं। रेसे हल्के रंग के होते हैं और इन्हें गहरे व चटकदार रंगों में रंगा जाता है। नारियल की रस्सी काफ़ी मजबूत होती है, जिसका उपयोग सामान बांधने, कुआं से जल खींचने, रस्सी आदि और जहाज के रस्से बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है। फिर देखिए हमारा अगला रेसा है पिना। यह अनानास या पाइनएप्पल की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। इसके रेसे मुलायम, श्वेत, चमकदार, कोमल व कांतियुक्त होते हैं। इसके रेसे से कोमल, मजबूत एवं टिकाऊ वस्त्रों का निर्माण होता है, जिसमें आर्द्रता और शोषण क्षमता भी कपास के रेसे के समान ही होती है। फिलीपाइन में इसके रेसे से परिधान हेतु अति सुंदर एवं आकर्षक वस्त्र बनाए जाते हैं। इससे बैग, चटाई, झोले आदि भी बनाए जाते हैं। फिर देखिए इस तरह से हमने अभी तक के ऊपर जितने भी रेसे पढ़े हैं वो हमारे सारे वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले रेसे हो गए। सबसे पहले हमने पढ़ा था कपास का, पहली वीडियो में कपास हो गया, फिर लिनन, फिर जूट, कोयार, कपोक, हेम्प। इस तरह से हमने सारे वनस्पति जगत के रेसों के बारे में जान लिया। और इनकी डिटेल जैसे कपास की हो गई और लिनन की हमारे पिछले वीडियो में अगर आप जाएंगे तो आपको कपास का और लिनन का पूरा डिटेल में वीडियो मिलेगा। इसकी रासायनिक संरचना, भौतिक संरचना, इसकी विशेषताएं और इसकी जो है प्रोसेस, जो स्पिनिंग का प्रोसेस यानी कि कताई कैसे जो है कपास की होती है और लिनन की, बहुत ही डिटेल में आपको वीडियो में हमारी मिल जाएगा। पिछली वीडियो आप जा कर के देख सकते हैं। फिर इसके साथ ही देखिए हम देखते हैं अपना अगला देख लेते हैं। ये हम अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं जानतो रेसे। तो जानतो रेसों में हम देखिए सबसे पहले जैसा नाम से ही ज्ञात हो जाता है, जानतो रेसे या प्राणिज जगत से प्राप्त होने वाले रेसे। इसमें हमारे दो आते हैं, ऊन तथा रेशम। ये जीवधारियों से प्राप्त किए जाते हैं, अतः इन्हें जानतो रेसे के नाम से। और देखिए बालों से प्राप्त होता है अधिकतर, इसलिए इसको जो है हम इसमें प्रोटीन, तो बालों में देखिए क्रिएटिन प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए इसको प्रोटीन जगत से प्राप्त होने वाले रेसे भी कह सकते हैं, प्राणिज जगत से प्राप्त होने वाले रेसे भी कह सकते हैं। इस तरह से देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा देखते हैं ऊन आता है। ऊन भेड़ की बालों से प्राप्त किया जाता है। यह ऊँट, खरगोश, बकरी, घोड़े तथा अन्य प्रकार के जानवरों के बालों से भी प्राप्त रेसे से प्राप्त किया जाता है। मेरुनो जात की भेड़ सर्वश्रेष्ठ तथा उत्तम कोटि का ऊन प्राप्त करने के लिए जानी जाती है। ऊन की श्रेणी व उत्तमता भेड़ की जाति, पोषण व शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त बालों पर निर्भर करेगी। क्योंकि भाई देखिए जैसे ही हमारी जो जलवायु होगी वो हमारे अनुकूल होगी। अपना शरीर ही देख लीजिए, अगर आप जा रहे हैं बाल खुले रखें, धूप में जाएंगे, इस तरह से कड़े रूखे हो जाएंगे। और वैसे उसी तरह से बालों पर भी निर्भर हो जाता है कि वो किस माहौल में और कैसी जलवायु में पाले गए हैं। तो देखिए फिर इसके साथ ही देखते हैं भेड़ के कंधे से लेकर पेट के भाग से प्राप्त ऊन उत्तम श्रेणी की होती है, जबकि पीठ व पैरों व शरीर के अन्य भागों से निम्न श्रेणी के ऊन प्राप्त होते हैं। ऊन निर्माण करने के लिए पहले बालों को उतारा जाता है व विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा ऊन का निर्माण किया जाता है। ऊन का विस्तृत वर्णन संबंधित अध्याय में किया गया है। फिर इसके बाद हमारा अगला है रेशम या सिल्क कह सकते हैं। रेशम का रेशा अपनी अलौकिक सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। प्राचीन समय में महाराजाओं महारानियों के समस्त वस्त्रों रेशम से ही तैयार होते थे। रेशम के रेशे सुंदर, चमकीले, कोमल, लंबे, अति सूक्ष्म, मुलायम व मजबूत होते हैं। और ये रेशम हमारा प्राकृतिक जगत का फिलामेंट रेशा है। यह एक प्रकार के कीड़े से प्राप्त होता है, जिन्हें रेशम के कीड़े के नाम से पुकारते हैं। इन कीड़ों में एक द्रव्य पदार्थ निकलता है जो उनके शरीर के चारों ओर से घेरे रहता है।
और उसी में ये संग्रहित हो जाता है या हवा लगने के कारण सूख जाता है, एक लंबे सूत्र के रूप में धारण कर लेता है। रेशम का उत्पादन भारत, चीन, जापान, फ्रांस तथा थाईलैंड में होता है। रेशम का सबसे पहला उत्पादन हमारा चीन में हुआ था। रेशम उत्पादन में क्षेत्र में भारत का चौथा स्थान है। इन रेशों के निर्माण में प्रोटीन प्रमुख तत्व होता है। यह प्रोटीन रेशे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के सम्मिश्रण से बने होते हैं। ऊन में इन तत्वों के अतिरिक्त गंधक और पाया जाता है, मतलब कि हम देख लेते हैं सल्फर पाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप, और ये 4% तक की होता है। परिणाम स्वरूप ऊन में कुछ ऐसी विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं जो रेशम में नहीं पाई जाती। ऊन तथा रेशम में एक सा रासायनिक मिश्रण पाया जाता है तथा प्रोटीन भी लगभग एक सी होती है। दोनों ही तेजाब या एसिड के संतृप्त घोल में नष्ट हो जाते हैं। तेजाब का हल्का घोल इनके लिए हानिकारक नहीं होता। इन तंतुओं पर रंगाई एवं परिष्कृति के आधार पर काम करता है। क्षार का ऊन तथा रेशम दोनों पर ही समान रूप से दुष्प्रभाव पड़ता है। वाह प्रकृति में ऊन रेशम से भिन्न होता है। ऊन तथा रेशम कठिनाई में जलते हैं तथा स्वयं जलते जलते बुझ जाते हैं। इनके रेशे से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती रहती, क्योंकि ये बालों से प्राप्त होते हैं, तो जिस प्रकार से बालों इनके जलने पर बालों के जलने जैसी गंध आती रहती है। फिर आगे हम देख लेते हैं हमारे खनिज रेशे। साधारणतया सोना, चांदी तथा अन्य धातुओं के खींचे हुए तार ही खनिज रेशे के रूप में प्रयोग लाए जाते हैं। अज्वलनशील तंतुमय धातु ही प्राकृतिक खनिज रेशे हैं। इनका प्रयोग आग बुझाने वाले की पोशाक, अज्वलनशील पर्दे आदि बनाने के काम में लाया जाता है। जो तंतु खानों से प्राप्त किए जाते हैं खनिज तंतु कहलाते हैं। यह पदार्थ ठोस रूप में अपनी प्राप्ति स्रोत से निकाले जाते हैं। इस धातु को शुद्ध करके विधिवत इनके तार खींचे जाते हैं। वस्त्रोद्योग में इन तंतुओं का उपयोग वस्त्रों पर सुसज्जित करने हेतु किया जाता है। पुराने समय में राजा महाराजाओं के वस्त्र सोने चांदी के तारों से सुसज्जित किए जाते थे। खनिज तंतुओं से जरी का काम कर तथा अनेक प्रकार की किनारी तथा झालर बनाकर वस्त्रों को सुंदर व सुसज्जित किया जाता है। देखिए, इसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है सोना, गोल्ड। यह ठोस रूप में खानों से प्राप्त होता है। धातु को गर्म करके उसमें महीन व अविरल धागा खींचकर तंतु बनाया जाता है। धात्विक होने के कारण इसके बने वस्त्र भारी हो जाते हैं। वस्त्रों में लचक व लटकनशीलता का अभाव पाया जाता है। धोने की समस्या रहती है। फिर अगला हमारा है रेशा चांदी। जो है सोने के समान ही इसके तंतु प्राप्त होते हैं। सारे गुण भी सोने की भांति है। अंतर यह है कि चांदी के तार स्वर्ण की अपेक्षा शीघ्र ही मलिन हो जाते हैं, यानी कि ये गंदे हो जाते हैं। फिर इसके बाद देख लेते हैं सोने व चांदी का प्रयोग अत्यंत सीमित मात्रा में किया जाता है, क्योंकि ये धातु अत्यंत ही मूल्यवान है। फिर देख लेते हैं अगला है, यह विधि अत्यंत खर्चीली होने के कारण इसमें, एक मिनट रुकिए, इसमें क्या होता है, आधुनिक समय में इसका प्रयोग अधिक नहीं होता। इसका केवल ऐतिहासिक महत्व ही रह गया है। फिर देख लेते हैं एक मिनट ज़रा आप लोग रुकिए। देखिए, कुछ जो है दिक्कत आ गई है कुछ, इसलिए जो है हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे हम आप लोगों को बताएंगे।